बच्चों, आज हम हमारा जो सेकंड पेपर है जेनेटिक्स का, उसमें से हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संख्या क्या होती है, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में आगे जब हम जेनेटिक्स की और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम जो है वो वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ होती है, किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें जो जानेंगे वो क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक को हम कहते हैं क्रोमा और दूसरा कहलाता है सोमा। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। क्रोमा से तात्पर्य होता है कोई भी चीज़ जिसमें रंग हो या रंगीन हो, उसे हम क्रोमा कहते हैं। और कोई भी आकृति, आकार, संरचना, उसको हम सोमा कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो उसको बॉडी कहते हैं। तो क्रोमोसोम शब्द जो है रंगीन संरचना, जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता है। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पे जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम जो हैं उन दोनों में एक विशिष्ट अंतर होता है। हालांकि दोनों की रचना जो है या संरचना जो है वह धागे के समान होती है, परंतु उन दोनों की रासायनिक संगठन में एक बड़ा अंतर होता है। क्योंकि जब हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह सिर्फ डीएनए का मिल के बना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो हम कहते हैं कि उसमें उस डीएनए के साथ में या आनुवंशिक पदार्थ के साथ में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो मिल के उसकी एक कुंडलित संरचना बनाते हैं, और वो कुंडलित संरचना जो है वह क्रोमोसोम का आकार ले लेती है। एक अंतर और हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के साथ में कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है वह नग्न अवस्था में पाया जाता है, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, वो किसी भी कोशिका में बंधा हुआ नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के लिए जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वह केंद्रक में पाए जाते हैं, और केंद्रक जो है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, झिल्ली के अंदर बंधी हुई एक कोशिकांग है। दो झिल्ली होती है इसके अंदर, एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। जब हम केंद्रक की संरचना पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली इसके साथ में पाई जाती है। क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है वह डीएनए हमारी आनुवांशिक लक्षणों को वाहक होता है, और वो वाहक जो है ये जो आनुवांशिक लक्षणों को निरूपित करने वाला डीएनए का हिस्सा जो है वो कहलाता है जीन। सामान्यतः अगर हम कोशिका के अंदर देखें तो कोशिका में हमको क्रोमोसोम सीधे दिखाई नहीं देते। क्रोमोसोम जो है वो हमको कोशिका विभाजन के विशिष्ट प्राव होता है, जिसको कि हम मध्यावस्था या मेटाफेज स्टेज कहते हैं। मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय वे जो है वो अकुंडलित आकार के होते हैं और उसके अंदर वो दिखाई देते हैं। और प्रत्येक जीव के अंदर क्रोमोसोम की संख्या, उसका आकार, उसकी आकृति जो है वह निश्चित होती है, और इसके कारण उस जीव की पहचान भी होती है। जब क्रोमोसोम के आधार पे जीवों की पहचान की जाती है या उनका वर्गीकरण किया जाता है तो वह साइटोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है कि उसके अंदर हम क्रोमोसोम की पहचान के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम का जो विकास है या उसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई, और उसके उत्पत्ति की बात तो नहीं करेंगे कि इसका विकास विकास अर्थात उसको किस किस वैज्ञानिक ने खोजा और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आज तक हमें ज्ञात है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम सन 1875 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसकी खोज की। उसके पश्चात 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को जो है वो कोशिका विभाजन के समय नोटिस किया। उन्होंने पाया कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम जो है वो धागे की समान संरचना दिखाई देता है, और प्रॉब्ली शायद उन्होंने मेटाफेज अवस्था में देखा होगा, क्योंकि हम एक चीज़ कही कि इंटरफेज अवस्था में क्रोमोसोम जो है, क्योंकि सामान्यतः जितनी कोशिकाएं हैं हमारी, जो कोशिका विभाजन नहीं होता तो सारी कोशिकाएं जो हैं वो इंटरफेज अवस्था के अंदर होती है। उसके पश्चात जो चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन अवस्थाओं में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, लेकिन हर एक अवस्था में जो है वो क्रोमोसोम अलग अलग
प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे सुस्पष्ट क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। तो शायद फ्लेमिंग ने मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम की स्टडी की होगी और तभी उन्होंने कहा कि ये धागे की समान संरचना दिखाई देती है। उसके बाद बेंडेन एंड बावेरी ने 1887 में ये रिपोर्ट किया कि हर जीव के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो निश्चित होती है। ऐसा हमने पिछली स्लाइड में भी कहा, हमने ये कहा था कि प्रत्येक जीव के अंदर जो है वो कोशिका की संख्या क्रोमोसोम की संख्या जो है वो निश्चित होती है। मनुष्य में अलग होती है, जैसा हमने कहा कि 23 जोड़े होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसी प्रकार से नीम में अलग हो सकती है, मक्का में अलग हो सकती है, गाय में अलग हो सकती है, बकरी में अलग हो सकती है, सब में अलग अलग संख्या होती है। परंतु इस बात की भी प्रबल संभावना है, बल्कि प्रबल संभावना क्या कि ऐसा होता भी है कि प्रत्येक जीव के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या पाई जा रही है, अर्थात अगर मैं मनुष्य में कहूँ कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो 46 क्रोमोसोम किसी अन्य जीव में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके आकार और आकृति जो है वह भिन्न भिन्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके सारे क्रोमोसोम जो हैं बिल्कुल 100% एक जैसे होंगे। उसके बाद सन 1888 में वाल्डेर नामक साइंटिस्ट ने पहली बार इनको क्रोमोसोम के नाम से पुकारा था। उसके बाद 1902 में शटन एंड बावेरी ने कहा कि क्रोमोसोम जो है वह आनुवंशिक लक्षणों के वाहक है, और आनुवंशिक लक्षणों के वाहक वाली संरचना जो है उसको उन्होंने क्रोमोसोम कहा। तो पहली बार ये माना गया कि क्रोमोसोम एक संरचना है जो कि आनुवंशिक लक्षणों का वहन करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वह सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों में पाए जाते हैं अर्थात उनकी जो संख्या है वह पेयर्स में होती है, क्योंकि हमने कहा कि जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी हैं या 46 होते हैं। जोड़ी अर्थात एक का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा होता है, तो वो दो की संख्या में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। और जब ये पेयर्स में पाए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम अर्थात समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र शायद इसलिए क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है, अतः इनका नाम समजात, एक जीव में, सब में नहीं, एक ही जीव में उत्पत्ति एक ही जात से है, तो इसलिए इनको समजात कहा। जब हम समजात गुणसूत्र की बात करते हैं तो हम दो टर्म्स का बड़ा उपयोग करते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि इसकी विपरीत है। सिस्टर क्रोमेटिड जो है जिसमें क्रोमोसोम स्वयं अपने आप को डुप्लीकेट कर ले, अपना प्रतिलिपिकरण स्वयं कर ले, तो वो जो है वह कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड। और उनके अंदर पाए जाने वाले अलील जो हैं, अलील जो होता है वो एक क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले, किसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों की कॉपी है। वो जो है वो अलील जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें तो वो जो है वो डिफरेंट अलील्स रख सकते हैं, उनका जो अ, संयुग्मन के द्वारा जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है वो निर्माण हो सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसा हमने कहा कि एक ही जैसे जीन रखते हैं और पेरेंटल सोर्स जो है उनका एक होता है कि उसके अंदर एक नर से और एक मादा से प्राप्त होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं उसके अंदर जो हमने कहा कि डिफरेंट वर्जन होते हैं किसी भी जीन के, वो डिफरेंट वर्जन जो है वो अलील है। अगली स्लाइड में हम अलील के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो वो जो है वो दो होते हैं, तो उसके अंदर सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अलील जो है वो अलग अलग प्रकार के, उसमें से एक जो है वो प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, जिसको रिसेसिव और डोमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अगली स्लाइड में जब हम बात करेंगे तो अलील्स के सारे लक्षणों की बात करेंगे कि कैसे रिसेसिव और कैसे डोमिनेंट होता है। और सामान्यतः अगर जब हम अलील की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, कि किसी भी जीन के जो है वो अल्टरनेट फॉर्म होती है। अल्टरनेट फॉर्म होती है अर्थात कि हमने कहा कि अगर कोई चीज़ x है तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म जो है वो x1 हो जाएगी। x और x1 जो है वो करीब करीब एक समान चीज़ होती है, बट वैरायटी होती है उनके अंदर। वैरायटी जो होती है वो एक सेम पोजीशन पे होती है, जीन के सेम पोजीशन पे होती है, उनका लोसाई या एक ही क्रोमोसोम के अंदर होती है, तो इसी नाम अलील रखा। मनुष्य की या किसी और जीव की यूकेरियोट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर पाई जाने वाली जितनी सोमेटिक सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, सेक्स सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, एग और स्पर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन शरीर का निर्माण करने वाली अन्य कोशिकाएं जो हैं, वो कोशिकाएं जो हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाती है, और वो सारी जो है वो डिप्लॉयड होती हैं। और हर डिप्लॉयड सेल के अंदर दो अलील पाए जाते हैं, और एक अलील जो है उनमें से एक अलील माता के द्वारा और एक अलील पिता के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम
संयुग्मन की बात करते हैं, जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड जब फ्यूज़ होते हैं तो वापस डिप्लॉइड की संरचना का निर्माण होता है। तो उसमें से एक हिस्सा माता के द्वारा और एक हिस्सा पिता के द्वारा। होमोजाइगस जो हैं उनके अंदर हमने कहा कि एलील जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, और हेट्रोजाइगस में जो है वो एलील जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। एलील जो है वो किसी भी जीव के फिनोटाइप को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहाँ एक नया शब्द हमने काम लिया जिसको कि हमने कहा फिनोटाइप। फिनोटाइप से तात्पर्य क्या है? फिनोटाइप से हमारा तात्पर्य यह होता है कि फिनोटाइप जो है वह बाहर दिखने वाला जो लक्षण होता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जंतु की आनुवंशिक संरचना जो होती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर की तरफ लक्षण दिखता है उसको हम फिनोटाइप करते हैं। अर्थात किसी का रंग गोरा है तो वो एक फिनोटाइप है, किसी का रंग काला है तो वो फिनोटाइप है, कोई लंबा है कोई नाटा है। तो ये जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं ये सारे जो है वो फिनोटाइप कहलाते हैं। इसके साथ हमने जो पिछली स्लाइड में भी कहा था कि जो अलील है उनमें से एक अलील जो है वो अल्टरनेट फॉर्म जो होती है उसमें से हम उसको कहते हैं, एक को कहते हैं डोमिनेंट और दूसरे को हम कहते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट अर्थात वह अलील जो कि प्रभावी हो, जो कि अपना प्रभाव डालता हो, वो कहलाता है डोमिनेंट। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव, अर्थात जो अप्रभावी है, जिसका कि प्रभाव नहीं दिखाई देता, तो उसको हम कहते हैं अप्रभावी। डोमिनेंट और रिसेसिव की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डोमिनेंट तो अपना प्रभाव तब भी डाल देता है जब वह हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, लेकिन रिसेसिव को अपना प्रभाव दिखाने के लिए या अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाने के लिए उसको होमोजाइगस कंडीशन में होना आवश्यक है। तो रिसेसिव तभी प्रकट होगा जब वो होमोजाइगस में है, और डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में जो है वो प्रकट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो अलील के साथ में चल